बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बड़ी और समृद्ध सल्तनत थी जहां दूर दूर तक अमन, खुशहाली और इंसाफ की मिसाल दी जाती थी। इस सल्तनत का बादशाह नाम के साथ साथ रुतबे में भी बड़ा था। उसका नाम बादशाह फखरुद्दीन था। वो ताकतवर था, बहादुर था और जंग के मैदान में कभी हार नहीं माना था। मगर एक बात ऐसी थी जो उसे बाकी बादशाहों से अलग बनाती थी। वो अक्लमंद लोगों की कद्र करना जानता था। बादशाह फखरुद्दीन का दरबार बहुत आलीशान था। सोने से जड़े हुए खंभे, रेशमी पर्दे, कीमती कालीन और चारों तरफ हथियारों से सजे सिपाही। मगर इस शानो शौकत के बीच जो शख्स सबसे सादा कपड़ों में रहता था, वही सल्तनत का सबसे अहम इंसान था, वजीर हकीमुद्दीन। हकीमुद्दीन उम्र में बादशाह से बड़ा था। उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, आंखों में गहराई थी और लहजे में सुकून। वो ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करता था, मगर जब बोलता था तो पूरा दरबार खामोश हो जाता था। लोग कहते थे कि हकीमुद्दीन की एक बात सैकड़ों तलवारों से ज्यादा असर रखती है। हकीमुद्दीन का मानना था कि ताकत तलवार में नहीं, इंसाफ में होती है, और इंसाफ वही कर सकता है जिसके दिल में डर नहीं बल्कि जिम्मेदारी हो। एक दिन दरबार में एक बड़ी खबर आई। सरहदी इलाके से संदेश आया कि पड़ोसी मुल्क का हाकिम अपनी फौज जमा कर रहा है। जासूसों ने खबर दी कि वो अचानक हमला कर सकता है। दरबार में हलचल मच गई। सिपहसालारों ने फौरन जंग की तैयारी का मशवरा दिया। एक सिपहसालार ने कहा, जहांपना, हमें फौरन हमला कर देना चाहिए। ताकत दिखानी होगी वरना दुश्मन हमें कमजोर समझेगा। दूसरे ने कहा, नहीं जहांपना, पहले किले मजबूत किए जाएं, फिर हमला किया जाए। दरबार में शोर बढ़ता जा रहा था। हर कोई अपनी राय दे रहा था। बादशाह फखरुद्दीन चुपचाप सुन रहा था, मगर उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार उसने हाथ उठाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। हकीमुद्दीन, बादशाह ने कहा, तुम क्या कहते हो? वजीर हकीमुद्दीन ने धीरे से सर झुकाया और बोला, जहांपना, जंग आखिरी रास्ता होनी चाहिए, पहला नहीं। कुछ सिपहसालारों के चेहरे सख्त हो गए। एक ने तंज से कहा, वजीर साहब, दुश्मन तलवार लेकर खड़ा है और आप बातों से काम लेना चाहते हैं। हकीमुद्दीन ने नरमी से जवाब दिया, तलवार तब उठानी चाहिए जब हर दरवाजा बंद हो जाए, अभी नहीं। बादशाह ने पूछा, तो तुम्हारा मशवरा क्या है? हकीमुद्दीन ने कहा, हमें पहले ये जानना होगा कि दुश्मन हमला क्यों करना चाहता है, क्या वजह है, क्या मांग है। कई बार जंग की आग गलतफहमी से भड़कती है। दरबार में खुसर फुसर होने लगी, मगर बादशाह ने हकीमुद्दीन की बात को गंभीरता से लिया। उसने फैसला किया कि पहले दूध भेजा जाए। दूध भेजा गया। कुछ दिनों बाद वो वापस लौटा। उसने बताया कि पड़ोसी मुल्क में अकाल पड़ा है, वहां अनाज की कमी है, उनका हाकिम दबाव में है और अपने लोगों को संभालने के लिए किसी बहाने से हमला करना चाहता है। हकीमुद्दीन ने कहा, जहांपना, ये हमला जरूरत से पैदा हुआ है, ना कि दुश्मनी से। बादशाह ने गहरी सांस ली। तो क्या किया जाए? हकीमुद्दीन ने कहा, अगर हम अनाज और मदद भेज दें तो शायद जंग टल जाए। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक सिपहसालार ने गुस्से में कहा, हम अपने दुश्मन की मदद करें, यह हमारी कमजोरी मानी जाएगी। हकीमुद्दीन ने उसकी तरफ देखा और कहा, कमजोरी तब होती है जब इंसान डर से झुकता है। इंसाफ और रहम से झुकना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत है। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर वो अपने तख्त से उठा और बोला, अगर आज हम तलवार नहीं उठाते और कल भी अमन रहता है तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। उसने हुक्म दिया कि अनाज और मदद का काफिला पड़ोसी मुल्क भेजा जाए। कुछ लोगों ने इस फैसले की आलोचना की। बाजारों में बातें होने लगीं कि बादशाह नरम पड़ गया है, मगर हकीमुद्दीन शांत रहा। उसे भरोसा था कि सही काम का नतीजा सही ही होगा। कुछ ही हफ्तों में हालात बदल गए। पड़ोसी मुल्क का हाकिम खुद संदेश लेकर आया। उसने बादशाह फखरुद्दीन के सामने सर झुकाया और कहा, आपने दुश्मन समझकर नहीं, इंसान समझकर हमारी मदद की। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। दोनों मुल्कों के बीच अमन का समझौता हुआ। सरहदें सुरक्षित हो गईं। व्यापार शुरू हो गया। लोग सुकून से जीने लगे। उस दिन दरबार में बादशाह ने सबके सामने कहा, अगर आज मेरा सर फख्र से ऊंचा है तो इसकी वजह मेरी तलवार नहीं बल्कि मेरे वजीर की दानिशमंदी है। हकीमुद्दीन ने सर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये सब अल्लाह की रहमत है, हम तो बस जरिया हैं। मगर वजीर की असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ समय बाद सल्तनत के अंदर ही एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। एक अमीर जागीरदार पर इल्जाम लगा कि वो किसानों से ज्यादा कर वसूल कर रहा है और जुल्म कर रहा है। किसानों ने दरबार में फरियाद की। जागीरदार बहुत ताकतवर था।
उसके रिश्ते दरबार में ऊंचे लोगों से थे। बहुत से लोग चाहते थे कि मामला दबा दिया जाए। बादशाह ने हकीमुद्दीन को बुलाया। अगर मैंने इस जागीरदार के खिलाफ फैसला दिया तो दरबार के कई लोग नाराज हो जाएंगे। हकीमुद्दीन ने कहा, जहां पना, अगर आपने इंसाफ छोड़ दिया तो रियाया का भरोसा टूट जाएगा, और जब भरोसा टूटता है तो तख्त भी हिलता है। बादशाह ने आंखें बंद की। उसे अपने वजीर की हर पुरानी बात याद आ गई जो सही साबित हुई थी। अगले दिन दरबार लगा। किसानों को बुलाया गया। जागीरदार भी आया। उसने बड़ी चालाकी से अपनी सफाई पेश की, मगर हकीमुद्दीन ने एक एक सबूत सामने रखा। झूठ की परतें उतरती चली गईं। आखिरकार बादशाह ने फैसला सुनाया। जागीरदार को उसके ओहदे से हटाया जाता है। किसानों से लिया गया हर नाजायज कर वापस किया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ अमीर नाराज थे, मगर आम लोग खुश थे। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उनका बादशाह सिर्फ तख्त का नहीं, बल्कि दिलों का भी हाकिम है। उस रात बादशाह फखरुद्दीन अकेला बैठा था। उसने हकीमुद्दीन को बुलाया और कहा, अगर तुम ना होते तो शायद मैं भी बाकी बादशाहों की तरह सिर्फ अपनी ताकत देखता। हकीमुद्दीन मुस्कुराया। जहां पना, बादशाह वही बड़ा होता है जो सही लोगों की सुनता है। कुछ साल बाद हकीमुद्दीन बीमार पड़ गया। वो चलने फिरने से लाचार हो गया। दरबार में उसकी कमी साफ दिखने लगी। फैसले भारी होने लगे। एक दिन बादशाह खुद उसके घर गया। उसने वजीर का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। तुमने मुझे सिखाया कि सर सिर्फ जीत से ऊंचा नहीं होता, इंसाफ से ऊंचा होता है। हकीमुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। जहां पनाह, अगर आपने ये सीख लिया है तो मेरी जिंदगी कामयाब है। कुछ ही दिनों बाद हकीमुद्दीन इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरा शहर उसके जनाजे में शामिल हुआ। लोग कह रहे थे, वो वजीर नहीं, इंसाफ की आवाज था। बादशाह फखरुद्दीन ने उसके बाद भी उसी रास्ते पर हुकूमत की। हर फैसले से पहले वो खुद से पूछता, अगर हकीमुद्दीन होता तो क्या कहता। और इसी वजह से उसका नाम इतिहास में एक ऐसे बादशाह के रूप में लिखा गया जिसका सर फख्र से ऊंचा था, न ताकत की वजह से बल्कि दानिशमंदी और इंसाफ की वजह से। क्योंकि जब वजीर समझदार हो और बादशाह सुनने वाला हो तो सल्तनतें सिर्फ जीती नहीं जाती, संभाली भी जाती हैं।